50 साल पहले अक्टूबर 1973 में यहूदियों के मुक़द्दस दिन यौम किपूर पर मिस्र, शाम और कुछ दीगर अरब ममालिक के इत्तेहाद ने इसराइल पर हमला कर दिया था। हमले का मकसद उन इलाकों को वापस लेना था जिन पर 1967 में इसराइल ने कब्जा कर लिया था। अमरीका फौरी तौर पर इसराइल की मदद को पहुंच गया। साबिका सोवियत यूनियन रूस की क़यादत ने अमरीका को मशरिक़ वस्ती में मुदाखलत से मना किया और दोनों पर पावर ना आमने सामने आ गए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने PAF के पायलट मिस्र और शाम भेज दिए जिन्होंने कई इसराइली जंगी जहाज मार गिराए। इस दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने सीज़ फायर करा दिया और अमरीका ने बैक डोर चैनल से इसराइल और मिस्र में अमन मुज़ाकरात शुरू किया। मिस्र के साथ वादा किया गया कि अगर वो इसराइल को तस्लीम कर ले तो मिस्रियों की तकदीर बदल जाएगी। ताहम मसला फ़लस्तीन को हल करने की बजाय फ़लस्तीनियों को किम्सवर और तन्हा करने की कोशिश की गई। इसके बाद मिस्र समेत कई मुस्लिम ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया और पाकिस्तान के अलावा दीगर मुस्लिम ममालिक को यही लारानिगा आ गया कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें तो आपकी तकदीर बदल जाएगी। अमरीका और इसराइल ने मसला फ़लस्तीन को हल करने की बजाय फ़लस्तीन पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की खिलाफ वर्जी शुरू कर दी और मुस्तक़ीम आज़ादी फ़लस्तीन PLO को भी ज़ोर ज़बरदस्ती से इसराइल के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर कर दिया। नतीजा ये निकला कि PLO कमज़ोर हो गई और हमास उभर के सामने आए। 50 साल बाद अक्टूबर 2023 में हमास ने इसराइल पर हमला कर दिया है। यह हमला और उसका रद्द-अमल इतना शदीद है कि दुनिया एक दफ़ा फिर दो कैंपों में तकसीम हो रही है। कुछ मुबस्सरीन का ख्याल है कि हमास के इस हमले का असल मकसद सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान किसी मुमकिना अमन मुआहदे को सबूताज करता है। कुछ दिन पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली के इजलास से खिताब करते हुए एक नए मशरिक़ वस्ती का नक्शा लहराया था और कहा था कि मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब, ऑर्डन और इसराइल की राहदारी यूरोप को एशिया से मिलाएगी, लेकिन मैं आहू ने फ़लस्तीनियों के लिए कोई उम्मीद अफ़ज़ा बात नहीं की। इसके बाद इसराइली वज़ीर ख़ारजा एली कोहन ने इशारा दिया कि बहुत जल्द 6-7 मुस्लिम ममालिक इसराइल को तस्लीम कर लेंगे, जिसके बाद पाकिस्तान में ये बहस शुरू हो गई कि अगर सऊदी अरब ने इसराइल को तस्लीम कर लिया तो पाकिस्तान क्या करेगा। पाकिस्तान का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है कि मसला फ़लस्तीन के हल के बग़ैर मशरिक़ वस्ती में अमन कायम नहीं हो सकता और जब तक मसला फ़लस्तीन हल नहीं होता तो इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा सकता। 1994 में स्विट्ज़रलैंड के शहर जेनीवा में मोहतरमा है नज़ीर भुट्टो और यासिर अरफ़ात की एक मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में यासिर अरफ़ात ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से कहा था कि हमें मार मार कर इसराइल से मुज़ाकरात पर मजबूर किया जा रहा है। हमारी गुजारिश है कि पाकिस्तान इंजही इसराइल से मुज़ाकरात न करे वरना हम मज़ीद कमज़ोर हो जाएंगे। इस मुलाकात के बाद मुझे यासिर अरफ़ात और अगले दिन डॉविस में इसराइली वज़ीर ख़ारजे शमून पेरिस के साथ गुफ्तगू का मौका मिला और मुझे पता चला कि पाकिस्तान और इसराइल को करीब लाने के लिए सिर्फ बैरूनी ताकतें नहीं बल्कि कुछ अंदरूनी ताकतें भी सरगर्म थीं। यासिर अरफ़ात ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को गज़ा के दौरे की दावत दी। दौरे की तारीख़ 4 सितंबर 1994 तय हुई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मिस्र के इलाके रिफ़ा से गज़ा जाता था, लेकिन इसराइल ने उन्हें यहां आने से रोक दिया क्योंकि ये मकबूजा इलाके से मुल्हक़ था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मनसूख हो गया। आज नहीं तो कल यह हकीकत ज़रूर सामने आएगी कि 1988 के बाद मुतअद्दिद मुंतख़ब वज़राए आज़म पर इसराइल को तस्लीम करने के लिए दबाव डाला गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पर इस दबाव का आगाज़ 1989 में हो गया था, लेकिन उन्होंने दबाव डालने वाले खुफिया इदारे के सरबराह का ट्रांसफ़र कर दिया था। नतीजा ये निकला कि 1990 में उन्हें करप्शन के इल्ज़ाम में बरतरफ किया गया और 1996 में मावराए अदालत क़त्ल गारत में मुलव्वस होने का इल्ज़ाम लगाकर बरतरफ किया गया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ तो इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब पहुंच चुके थे, लेकिन 2007 की वकला तहरीक ने उनके सब मंसूबे खाक में मिला दिए। 2019 में जनरल कमर जावेद बाजवा ने वज़ीर आज़म इमरान खान को इसराइल के साथ बैकडोर रवाबित बढ़ाने का मशवरा दिया। ये वो मामला है जिस पर
عمران خان نے زیادہ کھل کر بات نہیں کی، لیکن ایک موقع پر انہوں نے یہ ضرور کہا تھا کہ اسرائیل پر پاکستان کی وہی پالیسی ہوگی جو قائد اعظم کی تھی۔ قائد اعظم نے 8 دسمبر 1947 کو امریکی صدر ٹرومین کو ایک محل لکھا تھا جس میں اسرائیل کے قیام کو اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دیتے ہوئے امریکی صدر سے اپیل کی گئی کہ وہ فلسطین کی تقسیم کو روکیں۔ جو لوگ پاکستانیوں کو آنکھیں بند کر کے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، انہیں یہ معلوم نہیں کہ انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے قیام پاکستان سے بہت پہلے فلسطین کی حمایت شروع کر دی تھی۔ 1923 میں فلسطینیوں کا ایک وفد ہندوستان آیا اور مسلم لیگ نے اس وفد کو مسجد اقصی کی تعمیر نو کے لیے فنڈز اکٹھے کر کے دیے۔ علامہ اقبال نے مفتی امین الحسینی کی دعوت پر مسجد اقصی کا دورہ کیا اور بعد ازاں ملتی امین احسن پاکستان آئے تو انہوں نے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی حمایت کی۔ انڈیا مسلم لیگ کا آخری اجلاس 14 اور 15 دسمبر 1947 کو منعقد ہوا، جس میں فلسطین کی تقسیم کو مسترد کیا گیا۔ 1947 سے آج تک ایک فوجی ڈکٹیٹر جنرل پرویز مشرف کے سوا کسی سیاسی حکومت نے اسرائیل کو تسلیم کرنے پر آمادگی ظاہر نہیں کی، لیکن جب بھی پاکستان کی معیشت کمزور ہوتی ہے تو ہیلے بہانوں سے پاکستان کو اسرائیل کے ساتھ دوستی کی طرف دھکیلا جاتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مصر کو اسرائیل سے دوستی کا کیا انعام ملا؟ 1979 میں اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بعد سے مصر سیاسی افراتفری کا شکار ہے۔ دوستی کے معاہدے پر دستخط کرنے والے صدر انور السادات قتل ہو گئے۔ مصر کو کچھ نہیں ملا تو پاکستان کو کیا مل جائے گا؟ امریکہ اور اسرائیل اقوام متحدہ کی قراردادوں کی روشنی میں مسئلہ فلسطین حل کریں۔ مسئلہ فلسطین حل کیے بغیر اب سعودی عرب سے دوستی کر کے دیکھ لیں، نتیجہ وہی نکلے گا جو اسرائیل اور مصر کی دوستی کا ہوا۔ سبق یہ ہے کہ مسئلہ فلسطین کو حل کے بغیر مشرق وسطی میں امن قائم نہیں ہو سکتا، اور مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ پاکستان اور بھارت میں کرکٹ میچ کھیلنے کا اصل مزہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بعد ہی آئے گا۔